रामपुर गांव में दो दोस्त रहा करती थीं। रोहन बहुत ही अमीर था और उसी का दोस्त अर्जुन बहुत ही गरीब था। जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बेईमानी के जमाने में ईमानदारी से जीना बहुत ही अच्छा है। अरे मेरे दोस्त अर्जुन, अब इस दुनिया में ईमानदारी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई। सिर्फ बेईमानी ही बेईमानी है, और ईमानदारी से तुम्हारा भी कभी कोई भला नहीं होगा। ईमानदार होना ही बेहतर है, क्योंकि खुदा सब देख। अच्छा, तो फिर अपन दोनों एक काम करते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि आज के समय में बेईमानी ज्यादा सही है या ईमानदारी ज्यादा सही है। हमें रास्ते में 3 आदमी जो सबसे पहले मिलेंगे, हम उन्हीं से पूछेंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अगर वो कहते हैं कि ईमानदारी सही है, तो मेरे पास जो भी धन संपत्ति है वह मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर उन्होंने कहा कि बेईमानी सही है, तो तुम्हारे पास जो भी धन संपत्ति है वह मेरी होगी। ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है। फिर दोनों दोस्त आगे चले गए। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है। अरे भाई जरा ठहरो, हम दोनों तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे भाई, ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें भी पता है आज के जमाने में ईमानदारी बची ही कहाँ है। अब तुम मुझे ही देख लो, मैंने हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करी, लेकिन कमाया कुछ भी नहीं, और जो भी मेरे हाथ लगा था वो भी मेरे मालिक ने मुझसे बेईमानी से हड़प लिया। अगर मैं भी मेरे मालिक के साथ बेईमानी करता तो आज मेरे हाथ भी कुछ लगा होता, लेकिन ईमानदारी के चलते मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसलिए ईमानदारी से कई गुना ज्यादा बेईमानी अच्छी है। सुन लो भाई अर्जुन, यह आदमी क्या कह रहा है? अब तुम मान रहे हो ना कि मेरी बात बिल्कुल सही है? उस व्यक्ति की यह सभी बातें सुनकर बेचारा अर्जुन बहुत उदास होता है। फिर वह दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक जमींदार मिला। अरे हुजूर, रुकिए, हमें आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? तुम्हें दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे वाह रे भोले लोगों, ईमानदारी की जिंदगी में क्या रखा है? अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी बिताता तो शायद आज मैं जमींदार नहीं बन पाता। आगे की बात अब तुम दोनों खुद ही समझ जाओ। ऐसा कहकर वो जमींदार वहाँ से चला गया। देख भाई अर्जुन, दूसरी बार भी मेरी बात ही सही निकली। जमींदार से ऐसे बातें सुनकर उसका दिल और भी फट गया, मगर वो करता भी तो क्या करता। फिर दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक व्यापारी मिलता है। अरे ठहरो मालिक, हमें आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ भाई, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मालिक, दुनिया में बेईमानी की जिंदगी ज्यादा बेहतर है या ईमानदारी की जिंदगी ज्यादा बेहतर है? अरे भाई, आज के जमाने में तुम कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हो? अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी रखता तो आज शायद मैं व्यापारी नहीं बन पाता, क्योंकि मुझे कोई माल बेचना होता है तो उस माल के बारे में बड़ा चढ़ाकर झूठ बोलना पड़ता है, छल कपट करना पड़ता है, और ऐसा ना करने का मतलब होता है कुछ भी ना बेच पाना। इतना कहकर वह व्यापारी वहाँ से चला गया। तो अर्जुन भाई, चलो अपन घर चलते हैं, और अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब तुम मेरे हवाले कर दो। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। अर्जुन ने अपनी सारी जमा पूंजी रोहन को दे दी। मुझे अभी तुम्हारे घर की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही अपने लिए कोई दूसरी जगह तलाश करनी होगी। ऐसा कहकर रोहन वहाँ से चला गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अर्जुन के घर में अब खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था, और उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस साल किसी के खेत में भी फसल नहीं हुई थी। फिर बेचारा अर्जुन इधर से उधर काम ढूंढ रहा था। बहुत देर काम ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता, तो निराश होकर अपने घर लौट जाता। सुनिए जी, मैं तो अपनी भूख को शांत कर लूंगी, लेकिन बेचारा बिट्टू अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैंने अभी उसे बहला फुसलाकर बाहर खेलने के लिए भेजा है। इंदु, तुम चिंता मत करो, उसके आने तक मैं मेरे दोस्त रोहन के यहाँ जाता हूँ और उसी से कुछ रोटी या अनाज मांग कर ले आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन एक झोली लेकर अपने दोस्त के यहाँ चला गया। रोहन भाई, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बारिश ना होने की वजह से अब मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। मैंने अपनी पत्नी को तो
किसी तरह शांत कर लिया, लेकिन अपने बच्चे को कैसे बुखार रखूं? अगर तुम मुझे अनाज, रोटी या आटा दे पाओ तो खुदा तुम्हारा भला करेगा। मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी एक आंख देनी होगी। गरीब दोस्त ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम निकाल लो मेरी एक आंख, लेकिन मुझे अनाज दे दो। फिर अमीर दोस्त ने गरीब दोस्त की एक आंख निकाल ली और उसे गला सड़ा अनाज दे दिया। और फिर अर्जुन अनाज लेकर अपने घर लौट गया। जैसे ही उसकी पत्नी इंदु ने देखा कि उसकी एक आंख नहीं है तो वह हैरान हो गई। आपको क्या हो गया है? आपकी एक आंख कहाँ चली गई? तुम्हें तो पता ही है, मैं मेरे दोस्त रोहन के पास गया था। इस तरह अर्जुन ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। अपने पति की यह बात सुनकर इंदु फुट फुट कर रोने लगी। अरे इंदु, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आंख है, इसी से अपना गुजारा हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए तुम और बिट्टू तो भूखे नहीं रहोगे। फिर ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और उनका सारा अनाज खत्म हो गया। सुनती हो, घर में फिर से खाने को कुछ भी नहीं है। आप जो अनाज लेकर आए थे वह सारा खत्म हो गया है। आज शाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इंदु, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी झोली उठाई और फिर से अपने दोस्त रोहन की यहाँ चला गया। मेरे सबसे अच्छे मित्र रोहन, जो तुमने मुझे कुछ दिनों पहले अनाज दिया था, वो अनाज खत्म हो गया है। तो मुझे थोड़ा सा अनाज और दे दो। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं तुम्हारा अनाज ब्याज समेत लौटा दूंगा। मैं तुम्हें अनाज तो दे दूंगा, लेकिन पर तुम्हें अपनी दूसरी आंख भी मुझे देनी होगी। तुम मेरी एक आंख तो पहले ही निकाल चुके हो, और अब मैं तुम्हें मेरी दूसरी आंख भी दे दूंगा। तो मैं इस दुनिया में जीऊंगा कैसे? मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करो, मुझे अंधा किए बिना ही कुछ अनाज दे दो। देखो भाई, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। मैं मुफ्त में तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम मुझे दूसरी आंख दे देते हो तो मैं तुम्हें अभी अनाज दे दूंगा। रोहन की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हो गया और मन में सोचने लगा, खुदा, आपने मुझे किस परेशानी में डाल दिया है? कैसी परीक्षा ले रहे हो? आप मेरी एक तरफ मेरा परिवार है जो भूख से मर रहा है, और दूसरी तरफ मेरा दोस्त मुझे इंसानियत के नाते कुछ भी देने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मार सकता। आगे जो भी होगा खुदा वो देखा जाएगा। मैं आप ही के भरोसे हूँ। मजबूरी है, क्या करूँ? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ अर्जुन भाई, क्या सोचने लगे हो? अरे कुछ नहीं, तुम मेरी दूसरी आंख भी ले लो, लेकिन मुझे अनाज दे दो। खुदा तुम्हारा भला करे। फिर रोहन ने बिना कोई रहम कि अपने दोस्त की दूसरी आंख भी निकाल ली और उसकी झोली अनाज से भर दी। फिर अर्जुन बेचारा इधर उधर ठोकर खाता हुआ अपने घर की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वह बड़ी ही मुश्किल से अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसकी ऐसी हालत देखी तो वह अपना सर पटकने लगी। अरे बेवकूफ, आदमी दूसरी आंख देने की क्या जरूरत थी? अब बिना आंखों के इस तरह दुनिया में अब कैसे रहोगे? आप किसी और से पैसे या कुछ अनाज या आटा मांगकर तो देखते, लेकिन उस जालिम दोस्त उसके पास जाने की क्या जरूरत थी? और दूसरी आंख देने की क्या जरूरत थी? अब अपने परिवार का क्या होगा? आपने थोड़ा भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। बेचारी इंदु फूट फूट कर रोने लगी। अरे इंदु, इस तरह रोते नहीं है दुनिया में। मैं अकेला ही अंधा थोड़ी हूँ। मेरे जैसे इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं, वह भी बिना आंखों के ही अपना काम चला लेते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्जुन का लाया हुआ अनाज फिर से खत्म हो जाता है। देखा आपने, अपनी दोनों आंखें दे दी और आंखों के बदले लाया हुआ सारा अनाज भी खत्म हो गया। अब अपने आगे का जीवन कैसे जिएंगे? अब आप कैसे काम करोगे? कैसे घर में अनाज आएगा? इंदु, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार मेरे दोस्त के यहाँ नहीं जाऊंगा। तुम तो मुझे गांव के बाहर सड़क के किनारे वाले पेड़ के नीचे बैठा देना, और शाम होने पर तुम मुझे वापस लेने आ जाना, क्योंकि उस रास्ते से बहुत से व्यापारी जमींदार गुजरते हैं। तो कोई नानक कोई मेरी ऐसी हालत देखकर मुझ पर दया खाकर मुझे कुछ पैसे तो दे ही देंगे। फिर इंदु ने ऐसा ही किया जैसा उस अंधे ने कहा था। वो उसे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा दी और वापस घर लौट गई, और अंधा दिन भर वहीं बैठा रहा। किसी राहगीर ने उसे 1 पैसा दिया तो किसी ने उसे 2 पैसा दिया। फिर ऐसे ही शाम हो गई।
लेकिन उसकी पत्नी अभी तक भी उसे वापस लेने नहीं आई थी। पक्षियों की आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई। मुझे भी यहाँ बैठे काफी देर हो गई है, लेकिन मेरी पत्नी अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आई? इसी तरह अर्जुन ने अपनी पत्नी का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन काफी देर बीत जाने पर भी उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। लगता है इंदु किसी काम में फंस गई है। मैं ही किसी तरह घर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से उठ गया और घर की ओर चल दिया, लेकिन वो गलत रास्ते पर चला गया और घर पहुंचने की बजाय वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। तो उसे जंगल की पक्षियों की पड़ों की आवाज आने लगी और अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो एक जंगल में पहुंच गया है। लगता है मैं किसी जंगल में पहुंच गया हूँ। अब मुझे रात यहीं बितानी होगी। अगर मैं आगे चला तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा, और यहाँ जंगल में नीचे बैठा रहा तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। इससे अच्छा मैं किसी पेड़ को ढूंढकर उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता हूँ। फिर अर्जुन ने जैसे तैसे एक पेड़ ढूंढकर उसके ऊपर बैठ गया। फिर आधी रात होने पर उसी पेड़ के वहां पर 4 जिन उड़ते हुए आए तो उनके सरदार ने उनसे पूछा, तो बताओ, तुम तीनों ने क्या काम किया? मैंने इन दिनों में थोड़े से अनाज के बदले एक दोस्त को दूसरे दोस्त से अंधा करवा दिया। तुमने ये अच्छा किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया। सरदार जी, मैंने इतना अच्छा काम तो किया है, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया। वो ऐसे है कि जैसे ही वो अंधा इस पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपनी आंखों पर मल लगी तो उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। लेकिन चिंता मत करो, ये बात कोई नहीं जानता, इसलिए वो अंधा ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरे जिन की बारी, तुम बताओ, तुमने क्या किया? सरदार जी, मैंने एक गांव का पूरा पानी सुखा दिया। वहां पानी की एक बूंद तक बाकी नहीं रही, इसलिए वहां के लोगों को 40 मील दूर तक जाकर पानी लाना पड़ता है, और बहुत से लोग तो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। तुमने अच्छा किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि गांव के पास बड़ी बड़ी सी चट्टान को हटा दिया जाए तो उसके नीचे से सभी की जरूरत से भी ज्यादा पानी निकल आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये बात किसी ने ना तो सुनी है और ना ही कोई जानता है, इसलिए पानी चट्टान के नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब तीसरे जिन की बारी। अब तुम बताओ, तुमने क्या किया? मैंने एक राज्य के राजा के इकलौते बेटे को अंधा कर दिया है, और उसकी आंखों की रोशनी न कोई हकीम ला सकता है और न कोई वेद ला सकता है। तुमने अच्छा किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस पेड़ के नीचे की मिट्टी को अगर राजा के बेटे की आंखों पर मल दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये बात अपने अलावा और कोई नहीं जानता, और ना ही ये बात किसी ने सुनी है। लेकिन उस जीन को ये नहीं पता था कि उन सब की यह सारी बातें पेड़ पर बैठा अंधा अर्जुन सुन रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब वह जिन वहां से चले गए तो अर्जुन पेड़ से नीचे आया और वहां के पेड़ के नीचे की मिट्टी को उठाकर अपनी आंखों पर मला, तो वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। अरे वाह, इसका मतलब उन जिन की सभी बातें सच थी। अब मुझे बाकी के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर अर्जुन ने वहां की थोड़ी सी मिट्टी अपने झोले में डाल दी और वहां से आगे की ओर निकल पड़ा। और सुबह तक वो उस गांव में पहुंच गया जहां पानी नहीं था। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति मटका लेकर जा रहा है, तो उसने उस बूढ़े को रोककर बोला, चाचा जी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। बेटा, मैं यह पानी 40 मील चलकर लेकर आ रहा हूं, और मेरा तो परिवार भी बहुत बड़ा है, और अगर मैं यह पानी तुम्हें पिला दूंगा तो मेरे परिवार को मैं क्या पिलाऊंगी? चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आपके गांव में आ गया हूं तो आपके गांव में इतना पानी हो जाएगा कि आपके गांव के नदी नाले तालाब सब लबालब भर जाएंगे। ये बात सुनकर वो बूढ़ा बहुत ही खुश हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में हमारे गांव में इतना पानी आ जाएगा? हाँ हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बस आप अपने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके ले आओ, क्योंकि मैं यह काम अकेला नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों की जरूरत है। फिर वो बूढ़ा वहां से चला गया और कुछ ही देर में गांव के कुछ लोगों को जमा करके आ गया। अरे भाई, तुम हमें इस पानी की समस्या से बाहर निकाल दो।
तो खुदा तुम्हारा भला करेगा। तुम बताओ हमें क्या करना होगा। आपके गांव में जहां भी एक बड़ी सी चट्टान पड़ी हो वहां मुझे ले चलो। फिर वो गांव वाले अर्जुन को लेकर एक बड़ी सी चट्टान के पास चले जाते हैं। भाई लोगों, अब आप सबको मिलकर इस चट्टान को हटाना होगा। इस चट्टान के नीचे बहुत सारा पानी है। अर्जुन के कहने पर गांव के सभी लोग उस चट्टान को हटाने में लग गए। कुछ देर मशक्कत करने के बाद उन्होंने वो चट्टान वहां से हटा दी तो वहां से एक पानी की धारा निकल आई। यह देखकर गांव वाले काफी खुश हो गए और अर्जुन को जय जय घर करने लगे। गांव वालों ने खुश होकर अर्जुन को 1000 सोने के सिक्के से भरी हुई एक पोटली दे दी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप ऐसे किसी राजा को जानते हो जिसके बेटे की आंखों की रोशनी चली गई हो? हाँ हाँ, हमारे गांव के पास में लालगंज राज्य है। वहां के राजा के बेटे की आंखों की रोशनी अभी कुछ दिनों पहले ही चली गई है। बहुत से हकीम और वेदों ने प्रयास किया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस ना आ पाई। ठीक है, तो आप मुझे विदा कीजिए। मुझे लालगंज राज्य के राजा के पास जाना है। ऐसा कहकर अर्जुन लालगंज राज्य की ओर निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वो लालगंज राज्य पहुंच गया। मैंने सुना है कि आपके राजा के बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। अरे तुम क्या इलाज करोगे? यहाँ बड़े बड़े हकीम और वेद आए और ऐसे ही चले गए। वो कुछ नहीं कर पाए तो तुम भला क्या ही कर लोगे? लेकिन आप एक बार अपने राजा को यह खबर तो दे दो कि मैं उनके बेटे की आंखों की रोशनी वापस लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं राजा के पास जाकर आता हूँ। जब तक तुम यहीं ठहरो। ऐसा कहकर सिपाही राजा के पास चला जाता है तो राजा अर्जुन को अपने पास बुलाता है और बोलता है, तुम मेरे बेटे का इलाज कर सकते हो? जी महाराज, मैं आपके बेटे की आंखों की रोशनी वापस लेकर आ सकता हूँ। अगर तुम ऐसा कर पाए, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस ले आए, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। फिर अर्जुन को राजकुमार के पास ले जाया गया तो उसने अपनी झोली से वो मिट्टी निकालकर राजकुमार की आंखों पर मल दी तो राजकुमार की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने खुश होकर अर्जुन को इतना सारा धन दिया कि उसे धन को लेकर जाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत पड़ी। और उधर अर्जुन की पत्नी इंदु बहुत ही दुखी थी। पता नहीं वो कहाँ चले गए। मुझे छोड़कर मैं उनके बिना कैसे अपना आगे का जीवन बिता पाऊंगी। पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं। इंदु ये सब बोल ही रही थी कि तभी बाहर से आवाज आती। इंदु, सुनती हो? जरा बाहर आओ। इंदु अपने पति की आवाज सुनकर बहुत खुश हुई और जल्दी से बाहर आ गई। अरे, आपकी आंखें वापस लौट आई। और ये बैलगाड़ी क्यों लेकर आए हो? इन बोरियों में क्या है ऐसा? अरे इंदु, थोड़ा धीरे बोलो। इन बोरियों में सोने के सिक्के ही सिक्के हैं। इस तरह अर्जुन सारी बात अपनी पत्नी इंदु को बता देता है। फिर कुछ दिनों में अर्जुन अपनी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा घर बनवा लेता है और जब यह खबर उसके दोस्त रोहन को पता चली तो वो जल्दी से अपने दोस्त के पास गया। मेरे दोस्त, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे लौट आई और तुम्हारे पास इतना सारा धन भी आ गया? फिर अर्जुन बिना कुछ झूठ बोले सारी बात अपने दोस्त रोहन को बता देता है। अर्जुन की यह सभी बातें सुनकर रोहन अपने मन में सोचता है, अच्छा, तो यह बात है, अब मैं भी अर्जुन से ज्यादा अमीर बनूंगा। फिर जैसे ही रात हुई तो वो भी उसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। फिर अंधेरी रात होने पर वह सभी जिन वापस वहां आए। सरदार, ये तो गजब हो गया। अंधे दोस्त की आंखें वापस लौट आई। हाँ सरदार जी, गजब हो गया। जिस गांव में मैंने पानी की समस्या पैदा की थी उस गांव में आज ही इतना पानी आ गया कि वहां के सभी नदी नाले लपालप भरे हुए हैं और पानी उसी चट्टान के नीचे से आ रहा है। हाँ सरदार, हाँ, जिस राजा के बेटे की आंखों की रोशनी मैंने छीन ली थी उस राजा के बेटे की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई। सरदार, मेरी यह बात समझ नहीं आ रही। ये सब कैसे संभव है? जरूर इस जंगल में ऐसा कोई है जिसने अपनी सारी बातें सुनी है। तुम सभी जल्दी से उस व्यक्ति को ढूंढो और उसे मार दो। सरदार के कहने पर वो सभी जीन उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पेड़ के ऊपर बैठा हुआ रोहन मिल जाता है। यह रहा वह व्यक्ति, इसी ने अपनी सारी बातें सुनी हैं। ऐसा कहकर वो जिन अपनी शक्ति से रोहन को भस्म कर देता है। इसलिए कहते हैं
दोस्तों, कभी भी जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।